सर ये हार्ड एयरप्लेन मोड सैमसंग में हो ना, ऐसा कौन में हो? दिखा रहा क्या एयरप्लेन मोड दिखा क्या लिखा का भी आप एयरप्लेन मोड प्रॉब्लम फोन में एयरप्लेन मोड सबने देखा होगा, आपने देखा होगा सबने। एयरप्लेन का आधा कर दो, आप हो जाएगा। ब्लैंक सर एयरप्लेन मोड। 5 तरह की दिक्कत आते हैं नेटवर्क में। एक नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल, फेक नेटवर्क, वीक नेटवर्क। फेक का मतलब होता है नो सर्विस में तो कोई भी सर्विस नहीं है। नो सर्विस यानी कि किसी तरह का कोई ऑपरेटर काम नहीं करना। इमरजेंसी में भी किसी तरह का कोई नेटवर्क फ़ोन में नहीं आने के। फेक में क्या होगा, नेटवर्क दिखाएगा, हो सकता है कॉल हो जाए नेट ना चले, या फिर नेट चल रहा है कॉल ना हो, या फिर दोनों ही काम ना हो, ना कॉल ना नेट, तो फेक नेटवर्क कहा जाता है। वीक नेटवर्क का मतलब होगा मेन मार्केट में जहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी है वहाँ चल रहे हैं, जहाँ पे आप जंगल वंगल के पास या कहीं कमरे वमरे में घुस के फ़ोन लेके वहाँ नेटवर्क पाते हैं, वो वीक नेटवर्क में आएगा। आप एयरप्लेन मोड सैमसंग में दिखाएगा ज़्यादातर। वो कब दिखाएगा, उसकी पहचान कैसे होती है, जब आप सिम लगाएंगे तो जहाँ पे एयरप्लेन मोड का साइन आता है ऊपर स्लाइड बार नीचे करने पे, वो ना तो ओपन होगा यानी कि वो हाइड रहेगा। जो एयरप्लेन मोड होगा ना उस पर आप क्लिक नहीं कर पाओगे, फंक्शन नहीं हो पाएगा, ना बंद होगा ना खुलने का। अगर उसी चीज़ को सेटिंग में जाके बंद करोगे, सेटिंग में जाके भी आता है ना एयरप्लेन मोड लिखा हुआ, अगर वहाँ से बंद करोगे हो जाएगा, खुल भी जाएगा। लेकिन जहाँ पे स्लाइड बार आता है वहाँ पे ऐसा लगेगा कोई फंक्शन नहीं हो रहा। जब आप एयरप्लेन मोड फ़ोन में डालते हो तो ऊपर एयरप्लेन का साइन आता है बना हुआ। देखा आपने फ़ोन में कभी एयरप्लेन मोड लगा तो ऊपर साइन आ जाएगा एयरप्लेन का। लेकिन जब आप सेटिंग से उसे ऑन करोगे ना तो कोई साइन नहीं आएगा, बस गोला आएगा। सैमसंग में गोला आता है वहाँ पे, यानी कि कोई नेटवर्क नहीं आएंगे। 5 तरह के फॉल्ट होंगे। सॉल्यूशन पूरा नेटवर्क सेक्शन से होगा, CPU तक भी जाना पड़ सकता है, पावर IC तक भी जा सकते हैं, पावर नेटवर्क CPU, और कई बार इमरजेंसी पे भी काम करना पड़ता है। ठीक है, बहुत माइनर केसेस में इमरजेंसी पे भी काम करना पड़ता है। सबसे पहले इसका सर्किट समझेंगे, उसके बाद इसकी स्टेप समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, किस चीज़ दिक्कत में कौन सी IC पे काम करना है, इसका सर्किट काम कैसे करता है। ठीक है, एक आपको पढ़ाया था 2G 3G PFO, एक पढ़ाया था 4G PFO बेसिक क्लास में। एक बताया था आपको RFIC के बारे में। RFIC मतलब जो बोल वाली IC होती है, चाहे उसमें WTR हो, चाहे STR हो, चाहे मीडियाटेक की हो, चाहे स्पेक्ट्रम की हो, जो भी IC लगेगी चिपसेट के हिसाब से, यानी मीडियाटेक का CPU होगा तो मीडियाटेक अपनी IC लगाएगा, क्वालकॉम का होगा तो WTR या SDR लगेगी, या क्वालकॉम की कोई कंपनी की लगेगी है ना। और अगर स्पेक्ट्रम का होगा तो स्पेक्ट्रम अपनी IC लगाएगा SPRD की। ये 2G 3G का PFO चकोर होता है, और एक होगा आपका 4G का PFO। 2G 3G 4G का ऐसा होता है लंबा सा, लैक्स होती है इनमें बाहर ना, हल्की हल्की लैक्स ही रहते हैं ना निकली हुई। आवाज़ ना करो भाई, एक तो देर से आ रहे हो, ऊपर से फिर डिस्टर्ब कर रहे हो। नेटवर्क वायर कहाँ लगती है फ़ोन में? एंटीना में। एंटीना कहाँ से आता है? 4G वाले से आता है कि 2G 3G वाले से आता है? 4G 3G
एक फोन में 2 PF4 आर भी होते हैं जी, 4 भी होते हैं। RFIC यानी कि जो बॉल वाली IC होगी, ठीक है, मेन। पावर IC, नेटवर्क ऐसी है ना यार, RFIC पावर IC भी होगी एक। APT IC, ये एक नई IC है APT IC, जो अब आने लगी 4G फोनों में, ठीक है, पहले नहीं आती थी। और ज़्यादातर क्वालकॉम की चिपसेट में मिलती है। किसमें? जिसमें क्वालकॉम का CPU होगा उसमें APT IC अलग से दी जाती है, और जिसमें मीडियाटेक का होगा उसमें APT IC का काम पावर IC करती है। याद रखना, ठीक है, कभी मीडियाटेक में ढूंढते फिर रहे APT IC कहाँ लगेगी। लेकिन जो 5G फ़ोन आ रहे हैं उसमें 5G फ़ोन में मीडियाटेक ने APT IC भी लगा रखी है, लेकिन 4G में मीडियाटेक ने APT IC का यूज़ नहीं किया। 5G में मीडियाटेक ने APT IC का यूज़ किया हुआ है, लेकिन 4G में नहीं किया हुआ है। अब जो आपका एंटीना होता है, काम क्या होता है? आगे बताएंगे। ये आपका एंटीना स्विच है। ये क्या है? एंटीना स्विच। यहाँ पे आपकी वायर लगेगी। क्या लगेगी? और ये आपका एंटीना तो बोलते हैं एक्सटर्नल एंटीना सॉकेट, यानी कि यहाँ पे टेस्टिंग के लिए लगाया जाता है। कंपनी में जब चेक करते हैं ना मदरबोर्ड रिपेयर करने के बाद कि नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है, तो इसमें इंसर्ट करके करती है। तो ये हमारे भी काम आता है जब हम मोबाइल रिपेयर करते हैं कि IC से दिक्कत है, नेटवर्क वायर ख़राब है, चार्जिंग पत्ता ख़राब है ना। इसमें और भी कंपोनेंट लगते हैं बहुत सारे, तो समझने के लिए जो मेन हो गया, यानी जो लाइन हमें चेक करनी होगी उसके बारे में बताऊंगा। एक 2G 3G, एक 4G, एक RFIC और एक PMIC। अब RFIC में 2 से लेके यानी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोल्ट बनती हैं। अगर RFIC की बात करोगे स्पेक्ट्रम की या फिर WTR की, तो WTR होती है, या फिर मीडियाटेक की, जो मीडियाटेक की होती है, उनमें बनती हैं 2 वोल्टेज जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, 1.8 और 1.0। कौन कौन सी वोल्टेज? 1.8 और दोनों कहाँ से बनेगी? पावर IC से। एक 2 कैपेसिटर लगे होंगे, एक 2 यहाँ पे भी लगे होंगे, एक 2 यहाँ पे भी लगे होंगे IC के पास में, जहाँ पे आप ये वोल्टेज चेक करोगे। कितनी? एक 1.8 वोल्ट, एक 1.0 वोल्ट। ये 2 वोल्टेज बननी चाहिए। जब तक ये 2 वोल्टेज नहीं बनेगी आपके फ़ोन में नेटवर्क सेक्शन काम नहीं करेगा। और ये तब बनेगी जब फ़ोन में सिम लगा होगा। कब बनेगी? एक क्लास आपने ली थी 9 सिम की, इसमें दिक्कत थी कि सिम नहीं चल रहा था। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें सिम चल रहा है लेकिन इस तरह की दिक्कत है, नेटवर्क नहीं आ रहा। नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल, फेक नेटवर्क, सिम दिखा रहा है ऑपरेटर जो भी आपने लगाया, चाहे वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो, जो उनसे भी आपने लगाया वो सिम दिखा रहा है, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा उसमें ना, यानी कि रेंज नहीं आ रही उसमें। मिनिमम 2 वोल्टेज, अगर बात करेंगे SDR की तो 4 वोल्टेज बनती है, 5 वोल्टेज बनती है। एक 1.8 तो पावर से आ गई, उसमें एक 1.8 आती है वाईफाई IC से। बताया था ना आपको जब वाईफाई के बारे में पढ़ाया था, वाईफाई IC भी नेटवर्क IC के साथ जुड़ती है, तो उसमें वाईफाई IC से भी वोल्टेज आती है। 1.2 वोल्ट भी आती है पावर से, तो 4-5 वोल्टेज बनती हैं। जब आप जो भी फ़ोन रिपेयर करोगे उसके स्कीमेटिक के हिसाब से, यानी उसके सर्किट के हिसाब से वो सारी वोल्टेज आपको चेक करनी होगी। तो फिलहाल आप 2 वोल्टेज देखोगे, 1.8 और 1.0। ये 2 तो बननी चाहिए, जो कहाँ से आएंगी? पावर से, चाहे SDR हो, चाहे WTR हो, चाहे मीडियाटेक की हो। कम से कम ये 2 वोल्टेज आपको कहाँ मिलनी चाहिए? RFIC के पास जो कैपेसिटर लगे हुए वहाँ पर। और कब बनेगी? जब फ़ोन में सिम लगा होगा।
बिना सिम लगाए वोल्टेज नहीं बनने की, क्योंकि बिना सिम लगाए आप चेक कर रहे हैं। अब ये आईसी का क्यों इस्तेमाल किया गया, एपीटी आईसी क्यों लगाई गई क्वालकॉम में या फिर मीडियाटेक में, एपीटी आईसी का क्या काम है ना। एपीटी की लाइन जो है इसको बोला कंप्लीट, इसको बोलते हैं वीपीए एपीटी, ये इसका नाम होता है वीपीए एपीटी, यानी कि एप्टीट्यूड वोल्टेज ऑफ पावर एम्पलीफायर, यानी कि पीए की, कौन से की, 4G वाले पीए की एप्टीट्यूड वोल्टेज है। यहाँ पे वोल्टेज बनती है। अब बहुत सारे फ़ोन ऐसे हैं इसकी वजह से डेड हो जाते हैं, अगर इसमें पानी लग गया या फिर ये हटा दिया आईसी तो फ़ोन डेड हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये क्या है 4G जो पीएफओ है ना, पूरा का पूरा 4G पीएफओ इसके बेस पे चलता है। जैसे ये वाली आईसी है ना 2G 3G है, आरएफ आईसी है, तो इन्हें वोल्टेज मिलती है पावर आईसी से, लेकिन इसे वोल्टेज मिलती है एपीटी आईसी से, यानी कि इसके लिए क्या है छोटी सी पावर आईसी अलग लगा रखे क्वालकॉम ने। एपीटी आईसी का क्या काम होगा, 4G पीएफओ को पूरा ऑपरेट करने का काम होगा एपीटी आईसी का। इसका काम होगा, यानी कि अगर 4G पीएफओ चलाना है, एक इसके पास आपको क्या मिलेगी, बड़ी सी बक कोयल लगी हुई मिलेगी, क्या मिलेगी, और उसके कनेक्शन दोनों तरफ से कहाँ होंगे, आईसी के अंदर, और एक लाइन कहाँ जाएगी, एक कोयल लगा के या फिर रेजिस्टेंस लगा के कहाँ पे जाएगी, सीधा 4G पीएफओ में, और बीच में बीच बिल्कुल। और इसके पास क्या लगे होंगे, 2-4 कैपेसिटर जो क्या होंगे, ग्राउंड होंगे एक साइड से, यानी कि यहाँ पे भी एक बक कोयल लगाई और यहाँ पे एक फिल्टर कोयल लगाई इस वोल्टेज को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। इस पर वोल्टेज बनती है 0.6 से लेके 3.7 वोल्ट तक इस लाइन पे। जो एक कोयल होगी ना, इस लाइन को बोलेंगे वीपीए एपीटी, यानी वीपीए लाइन भी बोल सकते हैं, वीपीए एपीटी भी बोल सकते हैं। कौन सी लाइन को, जहाँ पे एक कोयल लगी हुई है। यानी अगर आपको चेक करना है कि वीपीए की वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही, तो आपको इस कोयल पे चेक करना पड़ेगा। अभी तो मैं फ़ोन के अंदर दिखाऊंगा ये कोयल, या ये सर्किट कैसे पहचानते हैं कि ये एपीटी सर्किट लगा हुआ है। ये जियो के फ़ोन में भी है, ये वाली आईसी कीपैड फ़ोन है ना जियो का, ये उसमें भी लगी हुई है, 4G है ना वो, उसमें भी आईसी लगी हुई है, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी आईसी से आती है। बट जियो वाली आईसी बड़े फ़ोनों में भी लगी हुई है, Note 5 में, Y2 में, सब में लगी हुई है। ये वाली जो जियो के फ़ोन में आईसी होती है। अब इसी में जो भाई कैसे बता रहे थे डेढ़ हो जाए इसके, इसमें एक कैपेसिटर लगा होगा। इस देखो ये आईसी आउटपुट निकाल रही है 0.6 से 3.7, तो इस आईसी को भी चलने के लिए वोल्टेज चाहिए कि ना जी। तो इसको मिलेगी वीपीएच, क्या मिलेगी इसे, वीपीएच सप्लाई मिलेगी 3.7 वोल्ट की, एक कैपेसिटर के थ्रू इस आईसी के अंदर जाएगी। और एक इसमें लाइन होगी आपकी 1.8 वोल्ट की, कौन सी लाइन, 1.8 वोल्ट की भी लाइन किसमें आएगी, एपीटी आईसी में। यानी कि इसके बाहर सिर्फ 3 कैपेसिटर मिलेंगे, एक बक कोयल मिलेगी, एक छोटी सी आईसी मिलेगी, बस इतना सा सेक्शन होगा इसका। 2-3 कैपेसिटर, एक बक कोयल, एक छोटी सी आईसी, और इसमें 1.8 वोल्ट भी बनेगी बाहर कैपेसिटर पे, 3.7 भी बनेगी। और जो ये वाली कोयल होगी इस लाइन पे भी क्या लगा होगा, एक आधा कैपेसिटर लगा होगा, तो इस पर आप क्या चेक कर सकते हो, एपीटी की वोल्टेज। तो 3 कैपेसिटर अगर हैं तो 3 तो वोल्टेज चेक होंगी उन पर, 1.8, 3.7 और 0.6 से लेकर 3.7 के बीच में बढ़ती रहेगी। जैसे 0.6, 7, 8, 9, 10 ऐसे जाती रहेगी, कम होती रहेगी, जाती रहेगी, कम होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे इतनी वोल्टेज फ्लक्चुएट होती रहेगी, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा। और इसी के अंदर 2 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट जो आती हैं वो आती हैं सीपीयू से। कहाँ से आएंगी, सबसे 2 इंपॉर्टेंट लाइन होती है नेटवर्क सेक्शन में, RFFE बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं, RFFE, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड, RFFE क्लॉक और RFFE डाटा। ये 2 लाइन होंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगी, सीपीयू से निकलेंगी। कहाँ से निकलेंगी, यानी ये सिग्नल है, एक तरीके का क्या है, सिग्नल है। ये निकलेगा कहाँ से, सीपीयू से। पहले जाएगा सीपीयू से, इसमें भी आएगा 2G 3G वाले में, 4G वाले में भी आएगा, और एपीटी आईसी अगर लगी होगी तो इसमें भी आएगा। अगर एपीटी आईसी नहीं लगी हुई तो डायरेक्ट 4G वाले में आएगा। अगर एपीटी आईसी लगी तो पहले इसमें आएगा, फिर ये इसको भेजेगा, पहले इसमें
फिर इसमें, अगर ये नहीं लगी भी तो डायरेक्ट 4G वाले में। ये दो लाइनें जुड़ेंगी आपकी, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, यानी कि 2G 3G वाले PFO में आपको ये दो लाइन मिलेंगी। कौन कौन सी? RF FE की, क्लॉक की, और RF FE डाटा की। अगर इन दो में से कोई भी एक लाइन ब्रेक हो जाए, यानी CPU ने यहाँ पे इसको GR रीडिंग देनी है PFO को, 2G 3G वाले को, अगर ये ब्रेक हो जाए तो आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं बनने के, चाहे कुछ भी कर लो। ब्रेक होने का मतलब है बोर्ड बैंड हो गया, या फिर CPU पेस्टेड है, लूज़ हो गया काम करते हुए। तो ये दो लाइन, इनकी पहचान बाहर से बाहर हम कर सकते हैं कि ब्रेक है या नहीं है। इनका एक शॉर्टकट टर्म है, बताऊँगा मैं आपको लास्ट में। इसी में ही यही लाइन कहाँ पे भी आएंगी आपके 4G वाले PFO में भी आएंगी, दोनों लाइन। कहाँ पे आई? 4G PFO में भी आई, और यही लाइन कहाँ जाएंगी आपकी APT IC में भी जाएगी, यानी IC के अंदर होगी, इसके बाहर कोई कैपेसिटर नहीं लगा होगा इस लाइन पे। IC में जो बोल्स होंगे ना, मान लो जैसे ये IC है, इसके अंदर बोल्स होंगी इस तरह से, 12 बोल की IC होगी। तो ये किसी न किसी बोल पे एक साथ दोनों तरफ, ज़्यादातर ये इन तरफ आती है, एक इधर और एक इधर। क्लॉक की और डाटा की लाइन आपको कहाँ मिलेगी? IC के अंदर, यानी जब आप IC उतार दोगे तो उसकी GR वैल्यू मिलती है वहाँ पे IC के अंदर। देखो ये दोनों सेम लाइन है, इसलिए याद रखना, यहाँ पे लिख दूँ अलग से, रहने दूँ। RF FE डाटा की लाइन, और ये RF FE क्लॉक की लाइन। ये दो लाइन ऐसी होंगी जो हाफ एयरप्लेन मोड में भी चेक करी जाएंगी, फेक नेटवर्क में भी चेक करी जाएंगी, नो सर्विस और इमरजेंसी कॉल में भी चेक करी जाएंगी। वीक नेटवर्क में इसकी दिक्कत नहीं होती, कि अगर वीक नेटवर्क है तो ये वाली दोनों लाइनें आ रही हैं तभी फ़ोन में नेटवर्क आ रहे हैं। वीक नेटवर्क का मतलब होगा सिर्फ एंटीना वेंटीना से प्रॉब्लम होगी, समझिए। और इस PFO को भी क्या चाहिएगा चलने के लिए? एक VPH की लाइन। क्या चाहिए? VPH की लाइन। VPH की लाइन, यानी कि 3.7 वोल्टेज की लाइन किसको चाहिए? PFO को भी। कल हमारे पास भी फ़ोन आया Note 9 Pro, उसमें कस्टमर का कहना था एयरटेल भी चल रहा, आइडिया भी चल रहा, वोडा भी चल रहा, जियो का सिम भी चल रहा। तो उससे हमने आइडिया लगाया, एयरटेल आइडिया 2G 3G ऑपरेट कर जाते हैं, लेकिन जियो 2G 3G पे नहीं चलता, यानी कि प्रॉब्लम 4G में है। तभी जियो नहीं चल रहा है, यानी जियो दिखा भी नहीं रहा है, उसमें सिम दिखा रहा है लेकिन नेटवर्क नहीं दिखा रहा। तो हमने जैसे उसकी जाली निकाली 4G वाले की, तो 4G और ये Note 9 Pro में ये दोनों एक साथ लगे हुए हैं। पहले ये लगा हुआ है, फिर उसके नीचे छोटे सेक्शन में ये बना हुआ है। तो यहाँ पे जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, इसके VPH वाली लाइन के, इसके कैपेसिटर गल चुके, सड़ चुके पानी में। जब हमने कैपेसिटर तोड़े तो जो लाइन यहाँ पे जो VPH जानी है इसके अंदर तक, यानी कि IC के अंदर तक जानी है पूरा ट्रैक। यहाँ पे कैपेसिटर पे आ रही VPH, लेकिन यहाँ पे नहीं जा रही VPH। यहाँ पे रीडिंग अलग आ रही है, यहाँ पे रीडिंग अलग आ रही है। हमने जंपर मारा, इसको VPH मिल के नेटवर्क आ गए, बस इतना सा काम था ये जंपर मारने का। हमने डायरेक्ट 4G पे काम किया, क्योंकि 4G में प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 2G 3G के आ रहे या नहीं आ रहे, या 4G में ही दिक्कत है। कई बार होगा 2G 3G भी नहीं आएंगे, 4G भी नहीं आएंगे। कई बार ऐसा होगा 4G आएंगे, 2G, यानी जियो सिम चलेगा, एयरटेल वोडा चलने के नहीं उसमें, तो 2G 3G में भी दिक्कत होती है। आपको बताया था इसे FPFO भी बोलते हैं और FEM भी बोलते हैं, बताया था ना बेसिक क्लास में। FEM भी बोलते हैं और PFO भी बोलते हैं। अब RFIC इसके साथ भी जुड़ी होगी, इसके साथ भी जुड़ी होगी, CPU के साथ भी जुड़ती है। बहुत सारी लाइंस होती हैं जो डायरेक्टली, यानी कि बिना किसी कंपोनेंट को बीच में लगाए डायरेक्ट कहाँ जुड़ती हैं? CPU में। अब जो ये वाली IC होती है ना, इसमें बोल्स होती हैं, बहुत सारी बोल्स वाली IC होती है। अब बोल वाली IC होने की वजह से इसमें इतनी सारी बोल्स होती हैं, कुछ कनेक्शन कम से कम 10 से 12 कनेक्शन किसके साथ जुड़ते हैं? इसके CPU के साथ जुड़ते हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए मिलेंगे CPU के साथ। और पावर से कौन सी लाइन जुड़ेगी? सिर्फ वोल्टेज की। और इसके बाहर बहुत सारे कैपेसिटर भी लगे रहते हैं, जो हो सकता है सीरीज में हो और हो सकता है पैरेलल में हो। और बहुत सारे नेटवर्क सेक्शन में ज़्यादातर आपने देखा होगा कोयले और कैपेसिटर लगे रहते हैं, जो कि सारी सीरीज में होती है। कैपेसिटर भी सीरीज में होते हैं, और कोयले दिखाई दी ना मक्खी वाली, जिसमें मक्खी बनी रहती है, और वो किसमें होती हैं? सारी सीरीज में। यानी कि इधर से कनेक्शन लिया, एक फिल्टर आया बीच में, फिल्टर भी लगते हैं ना बहुत सारे इस तरह के, जो आपको वाईफाई सेक्शन में दिखाए थे, इस तरह के थे वो।
ऐसे इधर को ऐसे निशान बना हुआ था, एक सिरा इसका इधर से जोड़ दिया, दो इधर से जोड़ दिए, फिर ये 4G वाले में आ गए इस तरह से, ये 2G 3G में चले गए। यानी कि आपस में जोड़ते हैं 2G 3G 4G को आपस में जोड़ते हैं फिल्टर्स, जो बीच में लगेंगे ब्लैक कलर के, तो दिखाएंगे तुम्हें इसमें। तो इसमें आपको वोल्टेज की बात आएगी, एक आएगी इसमें वोल्टेज आपकी कौन सी 1.8 वोल्ट, जो कि कहाँ से मिलेगी, पावर से। ये वाली अलग मिलेगी, ये वाली अलग मिलती है, जो 4G में होगी और 2G 3G में होगी, जो इस वाले में होगी। इसे भी क्या मिलेगी, VPH मिलेगी चलने के लिए। क्या चाहिए इसको भी चलने के लिए, VPH। यानी कि 3.7 वोल्ट यहाँ पे भी होगी, 1.8 वोल्ट यहाँ पे भी होगी, 3.7 वोल्ट यहाँ पे भी होगी, 1.8 वोल्ट यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे APT वोल्टेज भी होगी ये वाली 4G वाले में, और इसमें RFFE की लाइन और RFFE डाटा की लाइन, यानी कि दो लाइनें ये चेक करनी है। और APT IC में भी दो लाइनें कौन सी चेक करनी है, RFFE की, क्लॉक की, और 1.8 वोल्ट, 3.7 वोल्ट और आपकी APT की वोल्टेज। और इस वाले PFO में कितनी वोल्टेज हो गई, एक ये, दूसरी ये और तीसरी, यानी 3 वोल्टेज कहाँ चेक होंगी आपकी 4G वाले PFO में, 2 वोल्टेज RFIC में और 2 वोल्टेज 3.7 और 1.8 वोल्ट 2G 3G PFO में। अब इतना सेक्शन होगा आपको नेटवर्क का, जो फ़ोन में कहीं, यानी कि आधा बोर्ड जो है पूरा नेटवर्क के लिए काम करता है। आधा बोर्ड एक तरफ सिम ट्रे लगा देते हैं, उसके बैक साइड में नेटवर्क सेक्शन बना दिया, एक तरफ 2G 3G और RFIC लगा दी, 4G IC की जगह वहीं पे लगा दिया, नहीं तो आसपास कहीं पीछे लगा दिया। उसके बाद 2G 3G से हमेशा याद रखना, जो एंटीना स्विच लगता है वो 2G 3G वाले PFO से ही निकलता है। कभी भी आपको 4G वाले PFO से इसका ये नहीं निकलता, वो दिखेगा नेटवर्क के लिए एंटीना, समझ गए। अभी इसका एक बार सर्किट दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। पानी भरना था एक बोतल कि VPA की लाइन कहाँ से आ रही, और क्वालकॉम में भी दिखाऊंगा कि VPA की लाइन कहाँ से आ रही। इस टाइम जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट आ रहे बड़े फ़ोनों में वो VPA की लाइन से आते हैं। किससे आएंगे, VPA की लाइन से। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो पुराने टाइम से काम कर रहे हैं ना, वो ज़्यादातर जो मेन अटैक है वो RFIC पे करते हैं, और अब जो RFIC आ रही है वो जल्दी से ख़राब ही नहीं होती। ऐसा होगा, अगर सोल्व हो गया तो एक बार में हो जाएगा, और अगर नहीं हो ना तो हफ्ता भी लग जाता है। अगर फंस गया नेटवर्क का केस तो हफ्ते भी लग जाते हैं सोल्व करने में। पर 10 में से 8 फ़ोन आराम से इजीली रिपेयर होते हैं। एक दो फंसते हैं हाई लेवल पे, उसके लिए आपको DSO चाहिए, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप आता है। DSO से फ्रीक्वेंसी चेक करी जाती है नेटवर्क में कहाँ पे कितनी बन रही है। कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का वैल्यू है उसकी DSO की, जो बहुत रेयर केस में इस्तेमाल किया जाता है। Y2 दिखाना है, 50 वाट हो जाएंगे। सोल्यूशन है ना ये, हार्डवेयर सोल्यूशन को हम खोलते हैं, इसमें डायरेक्ट सोल्यूशन दिखाया जाता है कि भाई ये वाली लाइन यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। इसको कम्प्लीटली नहीं दिखाते, यानी कि हर एक लाइन के बारे में डिटेल नहीं बताते। तो हो सकता है इसमें इन्होंने APT IC के बारे में जिक्र भी ना किया हो कि भाई नेटवर्क सेक्शन अगर रिपेयर करना तो APT IC का भी कोई रोल है। लेकिन अगर ये चीज़ हम स्कीमेटिक में चेक करेंगे ना, जहाँ पे बिल्कुल हर एक लाइन के अलग अलग चीज़ दिखा रही कि भाई ये लाइन यहाँ से जुड़ रही है, ये यहाँ से जुड़ रही है, तो उसमें पता चल जाएगा। सिस्टमेटिक में दिमाग घूम गया। देखो इसका मैं दो चीज़ खोलता हूँ, एक मैंने खोला हार्डवेयर में, एक मैं इसका बिटमैप खोल रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चले कि RFFE की लाइन क्लॉक की और डाटा की कहाँ से आ रही, और क्या APT IC नेटवर्क सेक्शन के साथ जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही। ठीक है, इसे ध्यान से देख लेना, ये चीज़ बार बार नहीं बताई जाती और हर कोई इस बारे में आपको बताने का भी नहीं। देखो ये पहले इसका हार्डवेयर देखते हैं, ठीक है।
मतलब फोन